हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर्स का की क्लासेस पर डे बाई डे कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और कहाँ से क्या क्या ढेर सारी सूचनाएं हैं उसके बारे में जानते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जारी किया गया राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट में रिपोर्ट एवं सूचकांक 2025 में किस शहर को भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है? वो भारत का कौन सा शहर है जो महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है? कोहिमा, आइजोल, ईटानगर और अगरतला पूर्वोत्तर के सभी शहर हैं। ठीक है, कोहिमा की बात करें तो ये नागालैंड की राजधानी है, आइजोल जो है मिजोरम की है और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, अगरतला त्रिपुरा। तो इसमें से ध्यान रखिएगा, महिलाओं के लिए जो सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है वो बताया गया है, किसको बताया गया है? आइजोल को बताया गया है। कौन सा शहर है वो? आइजोल। आइजोल जो है वर्तमान में भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। कौन सा शहर है? आइजोल, सॉरी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी जो कोहिमा है ये महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित माना गया है। चलिए देखते हैं और किन किन राज्यों को क्या क्या परसेंटेज मिला है और कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पे, यानी महिलाओं के लिए कौन सा राज्य या कौन सा शहर सबसे असुरक्षित माना गया है। तो यह सूचकांक तैयार कौन करता है? ठीक है, डेटा विज्ञान कंपनी पी वैल्यू एनालिटिक द्वारा या एनालिटिक्स द्वारा क्या किया जाता है, इसको तैयार किया जाता है, जिसमें महिला की सुरक्षा के मामले में, ठीक है, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा को सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है। ठीक है, कोहिमा का अगर हम परसेंटेज देखें तो यहाँ पे महिलाएं 82.9% सेफ्टी की दृष्टि से कोहिमा अच्छा माना जाता है। वहीं दूसरा स्थान प्राप्त करता है आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम शहर। आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम शहर दूसरा स्थान प्राप्त करता है, जबकि तीसरा स्थान कौन? भुवनेश्वर, उड़ीसा का भुवनेश्वर प्राप्त करता है तीसरा स्थान। और चौथा स्थान आइजोल को मिला है, मिजोरम का जो आइजोल है चौथा स्थान मिला है। पांचवा स्थान मिला है सिक्किम के गंगटोक को। ठीक है, कितना परसेंटेज है? ठीक, कितना परसेंट के साथ मिला है? विशाखापत्तनम को 72.7%, भुवनेश्वर को 70.9%, जबकि आइजोल को 70.6% मिला है। वहीं पे जो है 70.4% के साथ साथ गंगटोक पांचवें स्थान पे है जो सिक्किम की कैपिटल है। बात करें ईटानगर की तो 70.4% के साथ ईटानगर छठवें स्थान पे है और मुंबई 70.2% के साथ क्या है? सातवें स्थान पे है। तो इस तरीके से सभी शहरों का स्थान मिला है। सबसे अंतिम स्थान पे देखते हैं कौन सा शहर है। और राष्ट्रीय सुरक्षा स्कोर की बात करें तो जो हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा स्कोर है कितने फीसदी है? ये आपका 65% है। राष्ट्रीय सुरक्षा स्कोर कितने फीसदी है? 65% रखा गया राष्ट्रीय सुरक्षा स्कोर को। जबकि इस सर्वेक्षण के अनुसार जो हमारा रांची है, कौन सा शहर है? ये रांची को सबसे कम अंक यानी सबसे खराब शहर माना गया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। इसके बाद अगर हम महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित बात करें तो आपका श्रीनगर, कोलकाता, दिल्ली, फरीदाबाद, पटना, जयपुर, ये सभी क्या है? इनका स्थान आता है किसके बाद? रांची के बाद। रांची के बाद दूसरा सबसे जो है कम अंकों वाला जो शहर है वो श्रीनगर है। श्रीनगर के बाद कोलकाता, श्रीनगर और दिल्ली, फरीदाबाद, पटना, इन सब जगह महिलाओं की स्थिति यानी महिलाओं को रहने के योग्य ये सब शहर अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए हैं। तो बात करें हम नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन। अभी हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह
मनाया गया है। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया गया है 2025 में? 1 से 7 सितंबर, 31 अगस्त से 6 अगस्त, 2 सितंबर से 8 सितंबर, या 5 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में। तो जो अभी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, वो 1 सितंबर से कहाँ, 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया है। ठीक है, कितना? 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच। किसके द्वारा, कब इसकी शुरुआत की गई थी? धन के खाद्य एवं पोषण बोर्ड, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1982 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह संतुलित आहार एवं उसके महत्व के बारे में बताता है, जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको बनाया जाता है। और 2025 की जो थीम रखी गई है, ठीक है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की जो थीम रखी गई 2025 की, बेहतर जीवन के लिए सही खाएं, बेहतर जीवन के लिए सही खाएं, ये 2025 का थीम है। ठीक है, विषय रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को मिली है? तो 2026 की जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप है, वो भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को मिली है? हैदराबाद को, चेन्नई को, दिल्ली को, या फिर लखनऊ को? 2026 में अगस्त में होगा। ठीक है, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। तो अभी 25 में फ्रांस में हुआ है, 2026 में कहाँ पे किया जाएगा? भारत में होगा। तो किसको मिला है? केंद्र शासित प्रदेश को, नई दिल्ली को मिला है। ठीक है, नई दिल्ली को मिला है। इसके अलावा देखें, यह टूर्नामेंट कब होगा? यह टूर्नामेंट अगस्त 2026 में आयोजित होगा। ध्यान रखिएगा इसको। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ी बात है कि 17 साल बाद भारत में इसकी वापसी हुई है। इससे पहले भारत 2009 में हैदराबाद में भारत में आयोजित किया गया था। ठीक है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 2009 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? हैदराबाद में किया गया था। और अभी 2025 में, ठीक है, विश्व चैंपियनशिप कहाँ पे किया गया है? फ्रांस में इसका आयोजन किया गया, फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। तो यहाँ पे 2025 में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने किस खाड़ी क्षेत्र में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता देने के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से अपनाया है? तो देखेंगे, डुगोंग संरक्षण रिजर्व केंद्र कहाँ पे है और ये कौन से खाड़ी क्षेत्र में? बंगाल की खाड़ी में, पाक की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, या फिर ओमान की खाड़ी में? तो भारत से रिलेटेड बात हो रही, तो ओमान की खाड़ी तो सीधा सीधा गलत हो जाएगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, 3 खाड़ियां बचती हैं। तो इसमें से अगर हम बात करें तो कौन सी खाड़ी की बात की गई है? पाक की खाड़ी में डुगोंग जो संरक्षण रिजर्व केंद्र है। पाक की खाड़ी तमिलनाडु में, तमिलनाडु के तरफ से पाक की खाड़ी भी लगती है और मन्नार की खाड़ी भी लगती है, साथ साथ में बंगाल की खाड़ी। तो जो हमारा पाक की खाड़ी है हमारी, यहाँ पे डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता देने की बात की गई है। डुगोंग एक प्रकार का जीव है। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 में प्रस्ताव को औपचारिक रूप से अपनाया है, जिसमें क्या है? तमिलनाडु की, ठीक है, या तमिलनाडु के तट पे गल्फ पाक बे है जो, यानी पाक की खाड़ी में क्या है? भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को समुद्री जैव विविधता संरक्षण के मॉडल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है, तो जो तमिलनाडु का तट है, वहां पे समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के रूप में या उसके मॉडल के रूप में, ठीक है, इसको मान्यता दी गई है। किसको? डुगोंग संरक्षण के। ध्यान रखिएगा, डुगोंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में,
ठीक है, या फिर डुगोंग संरक्षण रिजर्व केंद्र कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तो ये सभी चीजें ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन। अभी हाल ही में तीनों सेनाओं यानी नौसेना, वायुसेना, थल सेना के बेहतर तालमेल और एकीकरण के लिए पहली बार कितने संयुक्त सैन्य स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो वो कितने ऐसे स्टेशन स्थापित किए जाएंगे तीनों सेनाओं के लिए? तो ध्यान रखिएगा, 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, 3, 5, 15 या फिर 22 स्टेशन। तो इसमें से ध्यान रखिएगा 3 स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया। कितने स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो 3 स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। और ये कहाँ कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे इसके बारे में अभी कोई विशेष बातें नहीं की गई हैं, लेकिन हाँ, तीनों सेनाओं के लिए 3 स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। तीनों सेना, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के, अभी हमने बताया ना, बेहतर तालमेल और एकीकरण के लिए पहली बार जो है देश में 3 संयुक्त, ठीक है, स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। और संयुक्त स्टेशन की बात करें तो ये थल सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़ी सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पे संयुक्त होंगी। इसके अलावा इन तीनों सेनाओं की जो शिक्षा शाखा है, शिक्षा शाखाओं को मिलाकर एक संयुक्त कोर बनाया जाएगा, ठीक है, जिसके लिए 3 स्टेशन स्थापित की जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम जिसे बोला जाता है, ईवीएम में किस प्रकार के, या ईवीएम में इनमें से किस प्रकार का बदलाव का फैसला किया गया है? ठीक है, इनमें से किस प्रकार के बदलाव का फैसला किया गया है, या इनमें से कौन सा सही है? नंबर 1 है उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें। दूसरा है एक ईवीएम सीट पर अधिकतम 15 उम्मीदवार दिखेंगे। दूसरा दिख रहा है कि एक ईवीएम में अधिकतम 10 उम्मीदवार दिखेंगे। तो इसका क्या सही आंसर होगा? कूट में आंसर देना है आपको, केवल 1, या बी ऑप्शन है केवल 1 और 2, सी ऑप्शन है केवल 2 और 3, डी ऑप्शन है केवल 1 और 3। इसमें से कौन सा सही होगा? ध्यान रखिएगा, पीसीएस और यूपीएससी लेवल में भी इस तरीके से करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो इनमें से कौन सा प्रश्न या कौन सा आंसर इसका सही होगा? तो ध्यान रखिएगा कि जो अभी चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने क्या, इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है, ईवीएम है, ईवीएम में बदलाव का बड़ा फैसला क्या क्या लिया है कि उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें होंगी ताकि क्लियरिटी दिखाई जा सके, क्लियर दिख सके कि कौन सा उम्मीदवार, ठीक है, चुनाव वोटिंग कर रहा है। जैसे कई बार होता क्या है कि किसी किसी व्यक्ति से प्रधानी का चुनाव आ रहा है, तो किसी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद भी आप देखेंगे तो उनका वोटिंग हुआ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से धोखाधड़ी ना हो, ये सब चीजें ना हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने ये निर्णय लिया है। और दूसरा क्या है कि एक ईवीएम सीट पर अधिकतम कितने लोगों की, कितने उम्मीदवार दिख सकते हैं? अधिकतम 15 उम्मीदवार दिख सकते हैं, ठीक है। 10 उम्मीदवार की बात नहीं की गई, अधिकतम 15 उम्मीदवार दिख सकते हैं। तो पहला और दूसरा आपका ऑप्शन सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा ऑप्शन इसका केवल 1 और 2 सही होगा। क्या है इसके बारे में जानेंगे। भारतीय चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के मतपत्रों, ठीक है, मतपत्रों के डिजाइन में बदलाव की घोषणा किया गया है। इस बदलाव का जो लक्ष्य है, मतदाताओं के लिए दृश्यता, पठनीयता और एकरूपता को क्या करना है? सुनिश्चित करना है, जिससे क्या हो सके कि जो हमारी चुनाव प्रक्रिया है उसको सरल और आसान कहें, या मतदाता की जो हितैषी, मतदाता का हितैषी बनाया जा सके। चुनाव आयोग की बात करें
तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, चुनाव आयोग, इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा 25 जनवरी, कब? 25 जनवरी 1950 में किया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन का प्रावधान, ठीक है, चुनाव आयोग का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो ये संविधान के भाग 15 में है। किसमें है? संविधान के भाग 15 में है निर्वाचन आयोग का प्रावधान, ठीक है। और अनुच्छेद की वहीं पे बात करें तो अनुच्छेद कितना है? 324 अनुच्छेद से लेके 329 तक है, ठीक है। इसका प्रावधान संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक है, ठीक है। और इसका गठन कब किया गया था, या इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसीलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में भारत के किस जिले को भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया? भारत का कौन सा ऐसा जिला है जिसे अभी हाल ही में बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? बालोद छत्तीसगढ़, भरूच गुजरात, रांची झारखंड और सतना मध्य प्रदेश, ठीक है। तो भारत का कौन सा ऐसा जिला है जिसे क्या है? बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। तो कौन सा जिला है वो जिसे किया गया है? वो है हमारा छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है? बालोद। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ ये झारखंड से किससे अलग हुआ था? झारखंड से, ठीक है, अलग होकर कब अलग हुआ था? ये 2000 में अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ से कब? 2000 में अलग हुआ था। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी जो है वो है रायपुर। क्या है? रायपुर। क्या कुछ खास है इसके बारे में? छत्तीसगढ़ का जो बालोद जिला है ये भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बनाया गया है या घोषित किया गया, जिसे आधिकारिक रूप से क्या किया गया है? इसको मान्यता भी प्रदान कर दी गई है। बाल विवाह मुक्त अभियान जो है बालोद जिले को, यह उपलब्धि कब मिली थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, अगस्त 2024 में इसकी शुरुआत किया था, ठीक है। और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत इसको क्या किया गया? ये प्रमाण दिया गया है। इस अभियान का लक्ष्य क्या है कि इस अभियान के तहत 2028-29 तक, कब तक? 2028-29 तक राज्य क्या है, या राज्य में बाल विवाह मुक्त करना है। राज्य ने ये लक्ष्य कर लिया है या प्रण ले लिया है कि 2028-29 तक पूरे राज्य में बाल विवाह मुक्त घोषित करेगा पूरे राज्य को। तो ये रहा। अच्छा, सबसे ज्यादा बाल विवाह किस राज्य में है भारत के? ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो बाल विवाह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। वहीं पे दूसरा स्थान बात करें तो बिहार का है, तीसरा स्थान बात करें तो झारखंड का है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बाल विवाह भारत के किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है, दूसरी बात बिहार में है और तीसरे स्थान पे झारखंड है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय हैं और जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो श्री रमेन डेका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस शहर में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो कौन सा वो राज्य है, ठीक है, या कौन सा शहर है कि जहां पे 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? दिल्ली में किया गया है, अहमदाबाद में किया गया है, टोक्यो में किया गया है या फिर क्योटो में किया गया है?
तो ध्यान रखिएगा, जो भारत और जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन है, ये जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया है। ठीक है, और कब किया गया है? 29-30 अगस्त को। जापान की राजधानी कहाँ पे? टोक्यो में भारत का जो है भारत जापान 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला आयोजन जो है भारत में होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए दौरान मतदाताओं के लिए 11 दस्तावेजों के अलावा निम्न में से किसको वैध बताया है? अब ये 11 दस्तावेज जो हैं, इनमें से एक होने चाहिए आपके पास। किसको वैध बताया है सुप्रीम कोर्ट ने? तो राशन कार्ड को, आधार कार्ड को, पैन कार्ड को, या फिर ई श्रम कार्ड को। तो ध्यान रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, वैध बताया गया है, वो बताया गया है आधार कार्ड को। आधार कार्ड को वैध माना गया है किसके लिए? विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए। ये विशेष गहन पुनरीक्षण क्या है? वो कौन कौन से 11 दस्तावेज हैं जिनके बारे में बात की गई है। तो देखते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि चुनाव आयोग को आधार कार्ड का स्वीकार करना ही होगा। यानी पूरी तरीके से थोप दिया गया है कि चुनाव आयोग को आधार कार्ड स्वीकार करना होगा। विशेष गहन, अब तक तो वोटर आईडी होती थी, अब आधार कार्ड का मामला यहाँ पे सामने आया है। विशेष गहन पुनरीक्षण में जो काम आने वाले 11 दस्तावेज हैं, वो कौन कौन से दस्तावेज हैं देखते हैं। तो एक तो है, जो पहला है, केंद्र राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नियमित कर्मचारी पेंशनभोगी को जारी किया गया पहचान पत्र, पेंशन भुगतान या आदेश। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा है 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, डाकघर, LIC, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र या प्रमाण पत्र या फिर दस्तावेज मान्य होगा। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है? सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र भी क्या होगा? मान्य होगा। पासपोर्ट भी मान्य होगा। वीजा पासपोर्ट जो दूसरे देशों में जाते हैं, ये भी क्या होगा? मान्य होगा। मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन शैक्षिक प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। जो इंटर हाई स्कूल के, खास करके जो इंटर हाई स्कूल के जो प्रमाण पत्र हैं, वो भी क्या होंगे? मान्य होंगे। और कौन कौन से हैं? तो सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। वन अधिकारी प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया OBC, SC, ST या कोई जाति प्रमाण पत्र भी, यानी कास्ट सर्टिफिकेट भी है ना, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सभी मान्य होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां पे मौजूद है, जहां पे NRC है, ठीक है, वो भी क्या है? मान्य होगा। और राज्य स्थानीय प्राधिकरणों के द्वारा तैयार किया गया, ठीक है, परिवार रजिस्टर या कुटुंब नकल जिसे बोलते हैं, परिवार रजिस्टर की नकल जो होगी वो भी मान्य होगी। और सरकार के द्वारा भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। इन 11 दस्तावेजों में से आपके पास कोई एक दस्तावेज होना जरूरी है। हालांकि इतना सारे दस्तावेज दिया गया है, इतना सारा 11 दस्तावेज दिया गया है, तो इसमें कोई ना कोई दस्तावेज तो आपके पास होंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर में महिला समानता दिवस, वुमेन इक्वलिटी डे कब मनाया जाता है? विश्व भर में महिला समानता दिवस, वुमेन इक्वलिटी डे कब मनाया जाता है? भाई ध्यान रखिएगा, तो वुमेन जो इक्वलिटी डे है 26 अगस्त, 30 अगस्त या फिर 28 अगस्त या फिर 25 अगस्त। वुमेन इक्वलिटी डे ध्यान रखिएगा कब मनाया गया है? 26 अगस्त को। यह दिवस कब मनाया गया? से 26 अगस्त को। और यह दिवस कब से मनाया जा रहा है? यह दिवस कब से मनाया जा रहा है?
1920 में महिलाओं के मताधिकार पारित होने के प्रतीक में ये मनाया जाता है। और कहाँ पे? अमेरिका में। अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार कब से प्राप्त है? 1920 से। तो तब से ये दिवस मनाया जाएगा। महिला समानता दिवस के मनाने का उद्देश्य क्या है कि दुनिया भर में जो महिला है या महिलाओं का सम्मान अधिकार देना है महिलाओं को, ताकि समाज के साथ ही देश और विश्व निर्माण में वो अपना अधिकतम योगदान दे सके। और आज महिलाओं की जो भूमिका है वो चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, अहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 करोड़ की संपत्ति की रजिस्ट्री पर महिलाओं को 1% तक स्टैम्प शुल्क में छूट दी है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अपने राज्य में 1 करोड़ की संपत्ति की जो रजिस्ट्री होती है उसको कराने पर महिलाओं को 1% तक जो है, जो स्टैम्प होता है उसमें छूट दिया जाएगा। ठीक है, यानी अभी 1 करोड़ की संपत्ति होगी तो 1 लाख रुपए की छूट मिलेगी आपको। तो रजिस्ट्री महिलाओं के नाम कराएं, उसमें आपका भी फायदा होगा। चलिए, तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि अगर 1 करोड़ की संपत्ति आप खरीद रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री करा रहे हैं और वो महिला के नाम हो रहा है, तो 1 लाख तक का आपको यानी 1 लाख की छूट मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ रुपए तक की जो संपत्ति है रजिस्ट्री कराने पर कितना 1% की छूट देने का फैसला किया है। इससे पहले क्या होता था? 10 लाख तक की संपत्ति पर कितना 10,000 की छूट मिलती थी महिलाओं के लिए। ठीक है, अब ये नए फैसले से महिलाओं को कितना छूट मिलेगा? 1 लाख रुपए तक की क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। 1 लाख तक की छूट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत में कितने वर्षों के बाद चीनी नागरिकों को जुलाई 2025 में पर्यटक वीजा है उसको जारी करना शुरू किया है भारत ने? अभी तक भारत और चीन के बीच जो पर्यटक वीजा होता था वो प्रतिबंधित था या बंद हो गया था। अभी फिर से भारत सरकार ने क्या किया है, इसको वीजा को जारी करना शुरू किया है। ठीक है, और मामला क्या था? जो गलवान घाटी है उसमें कुछ संघर्ष या कुछ हमले और इसके अलावा कोविड था, तो इन सब की वजह से भारत ने क्या किया था? बंद कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा 5 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद जो है भारत चीन के नागरिकों को वीजा देना शुरू किया है। क्या कुछ खास है मामला? भारत ने 5 वर्षों बाद चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा जारी करने की घोषणा किया है। 2020 में, कब? 2020 में LAC और गलवान में संघर्ष तथा कोविड-19 तनाव के बाद दोनों देशों में कुछ जो है क्या है, उड़ाने और अधिकांश वीजा क्या कर दिए गए थे? रद्द कर दिए गए थे। और 2022 में जो भारतीय छात्रों के लिए ये वीजा क्या है, फिर से बहाल किया गया था और व्यापार के लिए, पर्यटन के लिए भी बहाल किया गया था। और 2025 में ये पूरी तरीके से बहाल कर दिया गया है। तो तब तक के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को प्लीज़, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें।